सो अजीत, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द राइट SIP अमाउंट फॉर एनीवन? जैसे कि कोई अगर 20s में, जैसे कि जेनजीज है, या कोई 30s में या 40s में है, और व्हाट इज द राइट SIP अमाउंट फॉर एनीवन हु वांट्स टू स्टार्ट? Pankaj, this is a question I think that a lot of people may be thinking about. और मेरा इसका एक अप्रोच ऐसा है कि easy to remember and also hopefully the right way to execute it. So it is easy to remember, right way to execute it, but whether a person will be able to do it or not, I don't know. And that is, I try to think of it very simply. कि आपका किस एज कैटेगरी में हो, अगर आप 30s में हो या 40s में हो या 50s में हो, 60s वगैरह वगैरह, तो मेरा ये मानना है कि आप जिस एज कैटेगरी ब्रैकेट में हो उसका -10% की सेविंग्स की क्षमता रहनी चाहिए। ओके, पहली बात तो यानी कि आप अगर 30s में हो तो आपकी जितनी भी आमदनी है उसमें से 20% की सेविंग्स आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप अगर 40s में हो तो -10, आप 30% सेव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप अगर 50s में हो तो क्या आप 40% सेविंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ओके, तो ये एक सिंपल सा एक स्ट्रैटेजी है समझना कि इफ आई एम इन माय 20s आई शुड सेव एटलीस्ट 10%, if I am in my 30s I should save 20%, if I am in my 40s I should save 30%, if I am in my 50s I should save 40%। और इसका रीज़न ये है क्योंकि आई फील कि यंगस्टर्स को बोला जाता है कि जल्दी सेव करो, और ये बात सही भी है कि आप जितना जल्दी सेव करते हो तो उसका आपका वेल्थ क्रिएशन हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी भी तो जीना होता है, मज़े भी तो करने होते हैं। और इतना भी मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप ये डिसिप्लिन रख सकते हो कि आप सेविंग कर रहे हो, क्योंकि रिटर्न रेट जो होता है कि हम इन्वेस्टमेंट्स की रिटर्न रेट्स बोलते हैं, रिटर्न रेट से इंपॉर्टेंट होता है सेविंग्स रेट। क्योंकि अगर आप देखोगे कि अगर आपने अपने सैलरी से 10% सेव की और आपने कोई 6% वाली प्रोडक्ट में अगर डाल दी, तो 10 साल बाद जो आपका पैसा बनेगा, आप कॉमन सेंस से बोल सकते हो कि ये 6% का प्रोडक्ट छोड़ करके अगर मैं 12% की प्रोडक्ट में डालूं तो मेरा ज़्यादा पैसा बनेगा, बिल्कुल ज़्यादा पैसा बनेगा। लेकिन मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप 10% जो आप सेव कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ दैट 10% अगर आपने 20% सेव की और वही 6% की प्रोडक्ट में आपने अगर डाला, तो ये 12% रिटर्न से ज़्यादा आपका पैसा बनेगा, क्योंकि आपने 20% बहुत पहले से आपने 20% की सेविंग शुरू की। तो भले वो 6% पे हो, उसकी कंपाउंडिंग की इफेक्ट से आपने वो जो 10% सेव किया और 12% की फंड के पीछे दौड़ा, उससे ज़्यादा आपका वेल्थ बनेगा। तो सेविंग्स रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेविंग्स रेट इंपॉर्टेंट है, तो उसको अगर हम फोकस में रखें तो 20s में अगर आप 10% कर रहे हो, 30s में आप 20 कर रहे हो, 40s में आप 30% कर रहे हो, तो ये एक थंब रूल मान के चल सकते हैं। ऑब्वियसली आप एडवाइजर के साथ बैठ करके आपकी जो ज़रूरतें हैं वो अगर आप देखोगे तो दैट विल बी द प्राइमरी रीजन फॉर यू टू एलोकेट। और मैं ये भी कहूँ कि अगर आपने ये एक थंब रूल मान करके चला कि जैसे कि अगर आप 30s में हो और आप 20% सेव कर रहे हो, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर दो दोस्त हैं जो 30s में हैं और ये थंब रूल के हिसाब से एक बंदा बोलता है कि हाँ मैं तो 20% सेव कर रहा हूं, मानिए कि दूसरा जो दोस्त है वो 25% सेव कर रहा है या 30% सेव कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका पैसा पहले वाले से ज्यादा ही बनेगा। तो मैं सिर्फ एक थंब रूल देना चाहता हूं कि आप एक थंब रूल दिमाग में रखें कि एज ग्रुप के हिसाब से, एज बैंड के हिसाब से मुझे कितनी की सेविंग होनी चाहिए। वो सेविंग फिर आप लमसम्स में या SIPs, वो तो एक सिर्फ एक टेक्निक हुआ कि जिस तरीके से आप एंटर करना चाहते हो। आपने 7 एसेट क्लासेस की हमने बात की, उसमें से जितने एसेट क्लासेस में आपने इन्वेस्ट करने की मतलब आपने कोशिश की, एडवाइजर से एडवाइस लेते लेते आपने किया, दैट इज द ईजिएस्ट सिंपलेस्ट वे टू क्रिएट वेल्थ फॉर। सो दिस इज द सेविंग्स रेट को याद रखें, सिंपल फॉर्मूला। गुड, वेरी गुड। सो कोई जेनजी भी है, अगर 20 साल की उम्र है तो वो भी 10% सेव करके ही कैन लिव हिज लाइफ आइडियली। Yeah, I mean, this is a minimum. Minimum, yeah. It is not a maximum. Maximum, of course. It is a minimum. It is a minimum. Minimum आप इतने की मतलब आप कोशिश करें और करें इसकी सेविंग, तो it will definitely help you much better. Okay, thank you. अजीत, मुझे एक क्वेश्चन और रेगुलरली आता है कि यू शुड एग्जिट योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एग्जिट करने का रीजन तो सिर्फ रिडेम्पशन होना चाहिए कि आपका अगर कोई जरूरत हुआ या कोई इमरजेंसी हुआ या कोई आपका गोल मीट हुआ, मेनली गोल मीट हुआ कि भाई बेटे की शादी है या आपकी घर की पोजेशन आ रहा है और आपको पे करना है,
तो उस रीजंस के लिए जो आप अगर रिडीम कर रहे हो म्यूचुअल फंड से तो आप रिडीम करें, लेकिन अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर रिडेम्पशन या एडजस्ट आपका म्यूचुअल फंड से आप पैसे निकालने का रीज़न एक ही हो सकता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के लिए आप कर रहे हैं। रीबैलेंसिंग मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि लोग कहते हैं कि आप एक बार खरीद लो और छोड़ दो, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, ऐसे कहते हैं। करेक्ट। बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आपका एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो उस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में, जैसे कि हमने पहले वो थाली की जो एनालॉजी हम कह रहे थे कि कुछ फिक्स्ड इनकम हुआ, कुछ इक्विटी हुआ, कुछ गोल्ड हुआ, कुछ सेक्टोरल इक्विटी के अंदर भी आपने डिवर्सिफाई किया कि कोई लार्ज कैप है, कोई स्मॉल कैप है, कोई सेक्टर की वाली फंड है, कोई इंटरनेशनल फंड है। वैसे आपका फंड्स की पोर्टफोलियो जब है तो इसमें क्या है कि कुछ सेक्टर्स बहुत जल्दी आगे बढ़ने लगता है, कुछ टाइमिंग के हिसाब से कि कभी बढ़ रहा है, और आप देख सकते हैं कि मार्केट में ये डिफेंस बहुत अच्छा चल रहा है या मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, कोई एक थीम है, वो थीम की स्टोरी बड़ा स्ट्रांग हो जाता है और फिर वो चल रहा है मार्केट में। तो ये जो थीम्स है, उस थीम्स अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर सेक्टोरल फंड्स के थ्रू आपका इन्वेस्टमेंट है तब आपको रीबैलेंसिंग करने के लिए एडवाइजर के साथ थोड़ा सा म्यूचुअल फंड से उसका प्रॉफिट बुकिंग करते रहना मेरे हिसाब से एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। ओके। लेकिन अगर उसी सेक्टोरल जो आपका एक्सपोजर है इट इज कमिंग थ्रू योर डिवर्सिफाइड फंड्स, देन आई डोंट थिंक यू नीड टू डू टू मच, सेपरेट, राइट? देन यू नीड टू ओनली सिट विद एन एडवाइजर एंड से कि ये गोल जो आ रहा है वो अगले साल का गोल है, तो मुझे क्या 6 महीने पहले या 9 महीने पहले इक्विटी का जो इन्वेस्टमेंट था इस गोल के लिए उसमें से मैं हट के रह जाऊं, तब वो हो सकता है एक प्रोसेस। इसीलिए जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन का जो प्रोसेस है और एडवाइजर का जो प्रोसेस है इसकी इंपॉर्टेंस है। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं कि मेरी बेटी की जो एजुकेशन के लिए मुझे फीस भरना था वो 2020 में शी वाज गोइंग अब्रॉड फॉर हर स्टडीज एंड फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भरने का डेट जो था अगस्त 2020 था, और वो हमें काफ़ी सालों से पता था क्योंकि हमें पता है कि वो ग्रेजुएशन किस साल में निकलेगी, और ये नहीं पता था कि कोविड की लॉकडाउन होगी 2020 में और मार्केट 40% डाउन होगा। करेक्ट। तो मेरा जो एडवाइजर का जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस था डाउनसाइड प्रोटेक्शन को लेकर के वो ये था कि जो भी जब गोल के लिए हमने पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है वो गोल अगर समझिए कि 1 साल है, 2025 में अगर वो गोल आ रहा है तो वो 2024 में रिडीम कर करके जो है बैंक में और सेफ वाली फंड्स में उसने ले रख, वो उनका प्रोसेस था। तो मेरे लिए जब कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, मार्केट 40% डाउन था और मुझे ईमेल था कि भैया बेटी की फीस भरना है आपको, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं अपना एडवाइजर को फोन किया, बोला कि हाँ पिछले 1 साल से पैसा आपका पड़ा हुआ है बैंक में, भेज दीजिए फीस। तो मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर ऐसा होता कि मैंने सारा वो एकदम लास्ट मिनट तक टच करके जो इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और इस रीबैलेंसिंग अगर मैंने नहीं किया होता तो शायद मेरी एंग्जाइटी काफी बढ़ता कि यार ये जो मैंने जो कॉर्पस बना के रखा हुआ है वो तो 40% डाउन है, फीस भले मैं भरूं लेकिन फिर अगला फीस कैसे भरूं और कब आएगा मार्केट, ये सारे क्वेश्चंस होते मेरे दिमाग में। तो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है डाउनसाइड प्रोटेक्शन का, और रिडेम्पशन कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये पहला रूल होना चाहिए कि आपकी गोल की जरूरत क्या है उसके हिसाब से करें। दूसरा ये होना चाहिए कि आपको रीबैलेंसिंग करना है क्योंकि मार्केट वैल्यूएशंस में बहुत तेज जा रहा है, तो सेक्टोरल फंड से आप रीबैलेंसिंग करें। इसके आगे शायद ही आपको कुछ करने की जरूरत रहेगी, और आप एडवाइजर के साथ अगर रिव्यू कर रहे हैं तो उसी में आपका पॉइंट्स निकलता आएगा कि आपको करने की जरूरत है कि नहीं है। ओके, थैंक यू अजीत।